Let us start with chapter number 3. Chapter number 3, science, atoms and molecules. Actually, साइंस में आपका जो चैप्टर 1 और 2 था, that was related to matter, particles. उसमें अपन ने अलग अलग तरह के पार्टिकल्स, कोलॉइडल, ट्रू, ये सब पार्टिकल्स पढ़े. अपन ने देखा कि अगर हमें उन्हें प्यूरिफाई करना है तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स. अगले ये जो दो चैप्टर है, बोथ ऑफ देम आर लिंक्ड. ये बोलना कि खाली थर्ड पढ़ा दो, खाली फोर्थ पढ़ा दो, इट विल नॉट वर्क आउट. जब मैं पढ़ाऊंगी तो डेफिनेटली कुछ एक टॉपिक्स जो हैं वो थर्ड और फोर्थ के कंबाइन हो जाएंगे. तो इसलिए मैं चैप्टर बहुत स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि खाली हम थर्ड ही पढ़ रहे हैं. नहीं, थर्ड के साथ थोड़ा बहुत फोर्थ जो है वो अपने आप में मिक्स हो गए. लेकिन हाँ, हेडिंग वाइज अभी अपन यही लिखेंगे कि चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. फाइन, चालू करिए. जब हम लोग ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं कि भाई एटम्स, तो दिमाग में पहले यही क्लियर करना है कि भाई एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है. ठीक है. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which participate in any chemical reaction. लिखेंगे आप लोग कि what is atom. तो अपनी डेफिनेशन जाएगी कि it is the smallest particle which participate in any chemical reaction. तो अब इतना तो पता चला कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, आपने छोटा मोटा कभी नाम पढ़ा है कि H2 plus O2 gives H2O, ना पढ़ा है. C plus O2 gives CO2. तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, इनमें सबसे छोटी से छोटी चीज जो पार्टिसिपेट कर रही है दैट इज एटम. इतना अभी अपने लिए सफिशिएंट है क्योंकि हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं. फोर्थ पढ़ेंगे तब अपन एटम का स्ट्रक्चर वगैरह ये सब कुछ देखेंगे, बिकॉज चैप्टर 4 इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम की जो भी डिटेलिंग है वो चैप्टर 4 के लिए अपन ने छोड़ दी. चलिए आगे बढ़े. अपन ने बोला कि हाँ, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन जब अकर होती है तो क्या वो कुछ रूल्स, कुछ लॉज को ओबे करती है? डेफिनेटली यस. ठीक है. तो अब हम उन लॉज को देखेंगे. हमारे पास में पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Law of conservation of mass. This law was given by Lavoisier. आप लोग नाम लिखेंगे कि this law was given by Lavoisier in 1774. सोचिए, 1774 से हमें मालूम है कि एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और उसके बाद में हमने उस केमिकल रिएक्शन के लिए लॉज भी बनाने चालू कर दिए. तो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसका स्टेटमेंट लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the mass can neither be created neither be created nor it can be destroyed. आपको यही आंसर लिखना है, ये आपका टेक्स्ट बुक का आंसर है. बट अगर किसी स्कूल के अकॉर्डिंगली वो थोड़ी सी डेफिनेशन वेरी क्यों हो जाती है डेफिनेशन? बिकॉज द सेम चैप्टर कम्स इन 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो. सेम टू सेम जो लॉ हम अभी पढ़ रहे हैं वो 11th वाले भी पढ़ते हैं. तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज कभी कभार टीचर के टोन में 11th वाली आ जाती है. तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्कूल कि आप कौन सी लैंग्वेज लिखेंगे. तो आप मैम के अकॉर्डिंगली अपना आंसर चेंज कर देंगे. लिखिए नेक्स्ट लाइन में. ऑल्सो in any physical or chemical change, also
in any physical or chemical change, the total mass of the product, the total mass of the product remains equal to the total mass of the reactants. Total mass of the reactants. ठीक, इसको अपन एक एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. Mg इज मैग्नीशियम, O2 इज ऑक्सीजन. सपोज करिए मैंने बोला, ये जस्ट सपोज है ना, ऐसा नहीं कि अरे मैम इतना ग्राम इसके साथ कैसे रिएक्ट कर गया, क्या हो गया. इट इज जस्ट एन एग्जांपल. यहाँ पर मैंने लिया कि 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंस विद 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो जो हमारा प्रोडक्ट है MgO वो कितना होगा? इट हैज टू बी 100 ग्राम. क्या बोला अपन ने लॉ? द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. अगर एक केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है तो उसमें जितना मास पहले था उतना मास हमें बाद में भी मिलेगा. दूसरा अपन ने उसी को बोला कि इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, अगर कहीं पर फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है, आपको पता है व्हाट आर फिजिकल चेंज, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा. केमिकल चेंज जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस बन रहा. तो इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये वाली साइड कहलाती है रिएक्टेंट. रिएक्शन अकर होगी और उसके बाद ये वाली साइड कहलाएगी प्रोडक्ट. तो द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट. जो भी चीज रिएक्ट कर रही है यानी लेफ्ट हैंड साइड पर जो है, इट हैज टू बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. द लॉ वाज गिवन बाय लवॉइसियर इन द ईयर 1774. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिस या एलिमेंट है या एटम है, जो भी उन्होंने दिया, एक सब्सटेंस है A और वो B के साथ कंबाइन हो रहा है टू फॉर्म AB. अपन ने कोई आइडेंटिफाई नहीं किया, खाली AB इसी तरीके से उन्होंने अपना पार्ट दे दिया. अब उन्होंने बोला कि ये वाला पार्ट जो है ये 70 ग्राम है और AB जो है वो 90 ग्राम में. What will be the mass of B? अरे बाप रे, तो न्यूमेरिकल हो गया. क्या करेंगे इसके अंदर? इसके अंदर रहेगा कि हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या लॉ है? मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट. मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 70 प्लस ये वाला हमें नहीं मालूम तो x ले लो, इज इक्वल टू ये वाला 90. तो x कितना बचा? 90 माइनस 70 यानी आंसर आ गया 20 ग्राम. तो हमारे पास में A प्लस बी का अपन ने एक जस्ट एग्जांपल ले लिया कि इस तरीके से हमें मास निकालने के लिए पूछा जा सकता है. खाली स्टेटमेंट वहां पे आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक, उसके बाद आप ये ढूंढ कर दे देंगे. चलिए फिर हम सेकेंड लॉ लेंगे. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एक सिंपल मीनिंग अपन देखें. पहले मीनिंग समझ रहे हैं फिर मैं स्टेटमेंट लिखवाती हूँ. कि अपन ने वाटर की बात करी तो सबको पता है कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2O. H2O चाहे पानी कहीं का भी हो,
टैप वाटर है, नल का पानी है तो H2O, कुएं में से पानी आया तो भी H2O, रिवर वाटर है तो भी H2O, सी वाटर है तो भी H2O. What is this? Law of constant proportion. Hydrogen and oxygen will always combine in a fixed ratio to form H2O. देखते हैं अपन, यह है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. ठीक, H2O, H2, it is 2 multiplied by 1 और ऑक्सीजन का नंबर 16. अभी काफी जने बोलने वाले हैं कि वी हैव नो आइडिया कि 2 कैसे आया, 16 कैसे आया, 1 कैसे आया. जस्ट वेट, है ना. अभी जितना लिखवाया जा रहा है उतना देखिए, बताते हुए लेटर आप. 2 is to 16, ये 2 और 16 को कट किया तो आंसर बचा 1 is to 8. वाटर का मॉलिक्यूल कहीं से भी मिले, it will be found in a fixed ratio of 1 is to 8. ये कहलाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है? बोले हम जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो जो हम बाहर निकाल रहे हैं, एक्सेल आउट कर रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सही बात है ना. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो CO2 एक्सेल आउट कर रहा है ड्यूरिंग ब्रीदिंग. उसके अलावा हमारे पास में कोल है, वुड है. इन चीजों को, फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं तो फ्यूल्स बर्न होने के बाद में प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड. व्हीकल्स चल रहे हैं, क्या प्रोड्यूस करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसे ही हमारे पास एक चीज होती है कैल्शियम कार्बोनेट. अभी लर्न नहीं करना, अभी ठीक है. कैल्शियम कार्बोनेट जब ये ब्रेक डाउन होता है तो इट गिव्स CaO प्लस CO2. तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहाँ से भी मिल रही है, इंडस्ट्रीज से भी मिल रही है, व्हीकल से भी मिल रही है, हमारे रेस्पिरेशन के बाद भी मिल रही है. एवरी कार्बन डाइऑक्साइड इज in the ratio of 12 is to 32. अभी बेटा आप खाली ये रेशियो देख लीजिए, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि ये कैसे निकलना है. It is 3 is to 8. Carbon and oxygen combines in a fixed ratio of 3 is to 8. Carbon 3, oxygen 8 to form carbon dioxide. ऐसे H2O कहीं से भी लाए हो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो ऑफ 1 is to 8. अब आप लॉ लिखिए. दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, JOSEPH, जोसेफ Proust, PROUST. This law was given by Joseph Proust in 1799. In 1799. Full stop. According to this law, dash in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion. अलग अलग है, इन अलग और डेफिनेट अलग, नहीं तो पता चला बोला इनडेफिनेट. इट इज इन या फिर द लगा लो बीच में, इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास.
बाय मास। चल नेक्स्ट, अभी मैं कोई भी थियोरी चालू नहीं कर रही। एक्चुअली नेक्स्ट पार्ट हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी है, बट उसे थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी आगे बढ़ने के लिए हमें आगे सब केमिकल फॉर्मूलेज और ये सारी चीज़ें चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स के क्या क्या नाम होते हैं। कम से कम 20 नेम्स आप लोगों को लर्न करने है ना। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अलग हटके टॉपिक आपको बता रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं मिल रहा, मैम आप कहाँ चले गए, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा 2 मिनट। अपन लोग अभी फिलहाल पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। डेफिनेटली आपको कोई जरूरत नहीं है पीरियोडिक टेबल पढ़ने की, कि हम लोग कोई पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा लर्न कर डालें और ये और वो। यू नीड 20 एलिमेंट्स डेफिनेटली, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा है, प्लस एक शॉर्टकट मेथड से आपको लर्न करना सिखाऊंगी। वो शॉर्टकट मेथड आप लोग 1-2 दिन पढ़ के कंप्लीट करेंगे। मतलब आप सिखा रहे हो तो आज कल कितने 1-2 दिन में आपका काम हो जाएगा। आज से ही ये चीज आप लर्न करना चालू कर देंगे, ठीक है। आपको पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। यू आर नॉट स्टडिंग पीरियोडिक टेबल। हमारा क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि हम एलिमेंट्स के बारे में जाने। बिकॉज जैसे अभी मैंने बोर्ड पे लिखा कि ऑक्सीजन 16 ले लिया मैंने, हाइड्रोजन 1 ले लिया, तो ये कंफ्यूजन है कि मैम ये कहाँ से आया। तो उसके लिए बार बार मैं ये बोलूँगी मैं बाद में पढ़ाती हूँ, उससे बेटर है हम अभी कंप्लीट कर लें। ये कुछ हमारा पीरियोडिक टेबल ऐसा दिखता है। सब जगह आपको बुक्स वगैरह में फोटोज मिल ही जाएंगे, उसकी कोई बात नहीं है। अपन यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं 1, यहाँ पे नंबर 2, 3 से लेके 12 तक हमारे लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोटा सा बना दिया। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इतने हमें चाहिए। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। ऐसे टोटल 4 ब्लॉक बने हुए दिखते हैं, ये 1, 2, 3 और 4। इन ब्लॉक्स के अपने अपने नाम भी है, SPDF करके हम इन ब्लॉक्स को बोलते हैं, ठीक। सबसे पहला एलिमेंट जो अपन लिखेंगे वो है H। मालूम है H मतलब हाइड्रोजन, कोई इश्यू नहीं है इसमें। उसके बाद सीधे 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 यहाँ पर आइए, ये जो एलिमेंट है इसका नाम है हीलियम। क्या नाम है? दिस इज कॉल्ड एज हीलियम। पहला एलिमेंट हमारे लिए हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट हमारे लिए हीलियम He। लिखने का तरीका कोई भी स्टाइलिश वे में, ऐसा मुझे भी आता है ऐसा लिखना, मेरी भी राइटिंग अच्छी हो जाती है कभी कभार, ऐसा वाला नहीं लिखने का बच्चा। और ना हम इसे ज्वाइन करके हीलियम लिखेंगे, दे शुड नॉट बी ज्वाइन। आपको कैसा लिखना है? फर्स्ट लेटर कैपिटल सिंपल फर्स्ट ABCD और उसके बाद में स्मॉल लेटर वाला E। जब भी 2 लेटर्स होंगे, पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्या लर्न करोगे? ली ना की, रब से फरियाद। क्या है ये? ली ना की, रब से फरियाद। ये जो लाइन मैंने खींची है ये इसलिए कि हमारे सिलेबस में ऊपर वाले ही एलिमेंट्स हैं, तो नाम अपन ऊपर वाले एलिमेंट्स के ही लर्न करेंगे। नीचे वाला सिंबॉलिक फॉर्म में अभी पढ़ा रहे हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगले साल काम आएगा। ली ना की, रब से फरियाद। ली कौन है?
ली इज लिथियम। कौन है ली? ली इज लिथियम। Na is sodium and K is potassium। शॉर्टकट आप अपने हिसाब से लिखिए कि ली ना की रब से फरियाद। तो ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम और के मतलब पोटेशियम। ठीक, फरियाद का मतलब होता है कुछ मांगना। अब क्या मांगा, आगे की लिंक अपन ज्वाइन करते हैं। बेटा मांगे का, क्या मांग रहा है बेटा? बेटा मांगेगा स्कूटर, बाप राजी। बेटे की डिमांड तो है प्लीज मुझे कार दिला दो। पापा ने बोला कार में कहाँ जाएगा बेटा, अभी स्कूटर चला ले, है ना। तो उसने चेंज कर दिया, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बेटा कौन है? बेटा इज बेरिलियम। Mg मांगे, इट इज मैग्नीशियम। एंड Ca इज कैल्शियम। हमें कैल्शियम तक के एलिमेंट्स लर्न करना है, ये आखिरी में 20 नंबर पर आ जाएगा। अभी नंबर भी सिखाऊंगी। क्या लर्न करा अपन ने? लीना की रब से फरियाद, क्या मांग रही है? बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। अब स्कूटर अगर घर में आएगा तो पापा तो ऑफिस गए, मम्मी आपसे काम कराएगी। और काम क्या है? जाओ सब्जी लेके आओ। एक ही काम मम्मी बढ़िया वाला कराती है, जाओ जरा बाजार से सब्जी ले आओ। सब्जी लेने गए, कौन सी सब्जी लाए है? बैंगन। बैंगन का सिर्फ बी लिखना है ना, बैंगन, क्योंकि बी ई यहाँ आ चुका तो वापिस बी नहीं आएगा, इट इज ओनली बी, बैंगन। नेक्स्ट इज आलू। हमें सिर्फ बैंगन और आलू चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा है। बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। हमें सिर्फ बैंगन और आलू चाहिए। बी इज बोरॉन एंड Al इज एल्यूमिनियम। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। ठीक, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। अभी आगे बढ़े। कहानी है कि आप गुस्सा हो गए, ये वो जो भी बच्चा है वो कहीं चला गया। कहाँ गया? काशी। सी फॉर कार्बन, Si फॉर सिलिकॉन। काशी गए संत प्रभु। कैसा लिखते हैं? काशी, सी गए संत प्रभु। सी फॉर कार्बन, Si फॉर सिलिकॉन। अब मैच चल रहा है क्रिकेट का, ये जीतेगा कि वो जीतेगा? तो बोले न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ। बिकाऊ बेईमान है। नाइट्रो, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस। अपन दो ही लर्न कर रहे हैं बेटा, खाली वहां पे 3 कर, बाकी सब में दो चाहिए अपने को। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। उसके बाद आगे बढ़े। ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो मतलब चीटिंग करो। तो कहना मैम आप चीटिंग सिखा रहे हो? नहीं भाई,
मैं पीरियोडिक टेबल इजी तरीके से लर्न करना सिखा रही हूँ। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओ फॉर ऑक्सीजन, O for oxygen and S for sulfur। ठीक, आगे चले। फुल कलर Cl, बेटा L थोड़ा अच्छे से लिखना, ज्वाइन ना हो जाए। फुल कलर ब्राइटनेस इन IN हम पहले ले चुके, दिस इज ओनली I इन एयरटेल। फुल कलर ब्राइटनेस इन एयरटेल, हमें दो चीज चाहिए, फुल और कलर। फुल इज फ्लोरीन एंड कलर इज क्लोरीन। Cl को क्या बोलना है? क्लोरीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। लास्ट में हमारे पास हीलियम के नीचे नियॉन और उसके नीचे आर्गॉन, उसके बाद क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन अपन छोड़ रहे हैं, खाली इतना ही अपन करेंगे। क्या पढ़ा अपन ने? पीरियोडिक टेबल, लीना की रब से फरियाद। क्या मांग रहे हैं? तो बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बेटे ने कार मांगी, पापा ने स्कूटर दिलाया। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। स्कूटर पर मम्मी ने सब्जी लेने भेज दिया। इट इज बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। ठीक, अब आगे काशी गए संत प्रभु, फिर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ। अगर आप में से कोई इनको ज्यादा पसंद करता हो तो मैं आपको कुछ हर्ट नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ अपन सिंबॉलिक फॉर्म को लर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैं मेरी जो फेवरेट टीम है आपने ऐसा बोल दिया, डोंट टेक इट अदरवाइज। नेक्स्ट इज ओल्ड स्टाइल से टीपो। नेक्स्ट फुल कलर ब्राइटनेस इन एयरटेल एंड लास्ट इज नियॉन एंड आर्गॉन। हीलियम अपन ने पहले ही लिख लिया था।